नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स में। आज हम प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट पैकेजिंग की फील्ड में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। इस फील्ड में डाइवर्स जॉब रोल्स हैं। आज जब सब कुछ कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हर प्रोडक्ट, हर टेक्नोलॉजी, हर ब्रांड यूज़र सेंट्रिक बनना चाहती है। ऐसे में प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस फील्ड में जॉब्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हर इंडस्ट्री में ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर गुड्स हो, हेल्थ केयर या ऑटोमोटिव। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं। सर यूपीआईडी नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। मैं स्वागत करती हूँ गुरमीत जी का, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल समय निकाला और आप लोगों के बीच में आकर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो लीक से हटकर है। हमने अपने कैरियर्स में देखा होगा, लोग जनरली ग्रेजुएशन करते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से, आर्ट से, साइंस से, बट जो ये सब्जेक्ट आ रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस दैट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अमेजिंग फील्ड है और इसमें इतनी जरूरत है जॉब सीकर की, लोगों की, कि उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू गुरमीत जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसका हमारे जो व्यूअर्स हैं वो फायदा उठाएंगे और अपने ना केवल अपने कैरियर को डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, बल्कि जो हमारा जॉब सीकर है उसका कैरियर पाथ बनाने में भी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू ऑल टू ज्वाइन, प्लीज गुरमीत जी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का मैं कुछ बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। कुछ भी थोड़ा बहुत जो उनकी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस या कुछ चेंज आ सकता है इसके माध्यम से वो हो सके। और मैं एनआईसीएस नोएडा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये मंच मुझे मिला जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ और जहाँ से लोगों तक ये बात पहुंच सकती है कि हाँ उनके करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन जो आपने बताया, वो सारी चीज़ों में जो इमर्जिंग आजकल की फील्ड है उससे कैसे वो बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे वो लाभ ले सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट करता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। प्लीज कंटिन्यू गुरमीत जी। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आज का प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर रहेगा। बेसिकली क्या होता है कि हम डिज़ाइनिंग में भी कई सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें से जो मेरा एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा फील्ड है, वो रहा है प्रोडक्ट डिज़ाइन का और प्रोडक्ट पैकेजिंग का, जो मैं यहाँ पे यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन नोएडा में सब्जेक्ट ये पढ़ाता हूँ। तो ये एक कॉलेज है यूपी गवर्नमेंट का एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश उससे एफिलिएटेड है। एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं यहाँ पे। डिजाइन डिपार्टमेंट में मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ एंड देन मेरी एक्सपर्टीज जो है वो प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट पैकेजिंग में है। अगेन अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की, प्रोडक्ट डिजाइन जो है अगर हम सिर्फ सिर्फ डिजाइन बात करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट डिजाइन का जो सिनारियो है इसमें प्रोसेस है प्रोडक्ट डिजाइन का। अब वो प्रोसेस क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करता है उसके बारे में समझना सबसे पहले जरूरी है। आप सीधे ही प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं कि हाँ कुछ डिजाइन करने के लिए शुरू हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ चीजें समझनी होगी, तब जाकर के आप एक एक्चुअल में सही प्रोडक्ट डिजाइनर बन पाएंगे। प्रोडक्ट डिजाइन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, किस चीज की कमी है, क्या ऐसी चीज है जो नहीं है वहां पे, एंड देन वो प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना है, वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना है वहां। ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नीड क्या है, बेसिकली क्या कमी है, क्या ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है क्या जो मैं डिजाइन कर सकता हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं डिजाइन कर सकता हूँ जो अभी तक है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बीइंग अ प्रोडक्ट डिजाइनर आपको ऐसा कुछ माध्यम तलाशना पड़ेगा जहां पे आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ क्या चीज नहीं है। किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप मॉडिफिकेशन करते हो वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन आपको एक चीज की ये भी होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि कुछ है भी नहीं तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। कोई चीज कोई जो पहली दफा किसी ने बनाई, उसने वो डिजाइन के लिए पूरा अप्रोच लगाया होगा। वो सारी चीजें आपको देखनी है कि क्या कमी है, कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो उसको सुधार किया जा सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो फिर हम उसको बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केट अपॉर्चुनिटी।
देन दूसरी चीज है कि क्लियरली डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम जो है, जब आपने इतना सारा कुछ रिसर्च वर्क करा मार्केट में आपने, तो आपको एक प्रॉब्लम जो है, जो आपने आइडेंटिफाई करी, उसको क्लियरली बताना है कि हाँ ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं। एंड देन फिर उन प्रॉब्लम्स को आपको प्रॉपर सोल्यूशन उनके डेवलप करने पड़ेंगे, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। सो यही यहाँ पे एक स्टेप आ जाता है कि हाँ आपने प्रॉब्लम, आपने देखा क्या अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन करी कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है, आपने उसका हल निकाला उस समस्या का। ठीक है, ये एक अगला स्टेप हुआ। उस समस्या का हल निकालने के बाद फिर आपने वो जो हल निकाला है आपको उसको वैलिडेट करना होगा, जो जिनके लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया, जिन कस्टमर्स के लिए, जिन यूजर्स के लिए आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको वैलिडेट करना होगा एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ उनको क्या कहते हैं इससे फायदा पहुंचा, जो आपने कमी सोची थी वो कमी फुलफिल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन है काइंड ऑफ कि प्रोडक्ट डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी, clearly defining the problem, developing a proper solution for that problem, and then validating the solution with real users। ठीक है, अब यहाँ यूजर्स कुछ भी हो सकते हैं, जो भाई एंड यूजर हैं। अगर हम बात करते हैं लैपटॉप की, तो हम जो आजकल की दुनिया में लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं अपना, वो यूजर्स हो जाएंगे। कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो वो मोबाइल फोन का यूजर हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कई सारी चीजें हैं, कोई मोटरसाइकिल यूज कर रहा है तो कोई चेयर हम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ही हैं जो कंज्यूमर हैं, हम लोग ही हैं जो यूजर्स हैं। सो हमको उनकी नीड को ध्यान रखना होता है। कभी भी हमें ये नहीं देखना है कि एज अ डिजाइनर हमें लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो हमें कभी नहीं रखना है। बैक ऑफ द माइंड हमें सबसे पहली चीज देखनी कि अपने चीज को साइडलाइन करना है। हमें जानना है कि यूजर को क्या चाहिए है, यूजर की उनकी नीड क्या है, उनको क्या चाहिए है, और उस बेसिस करने होते हैं। फिर आ जाता है प्रोडक्ट डिजाइन का प्रोसेस कैसा है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप सिर्फ सीधे सोच करके प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते हो, प्रोडक्ट डिजाइन की सारी आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन का पहला स्टेप है एम्पथाइज। अभी मैं इस पे डिटेल में सारे स्टेप्स के बारे में चर्चा करूंगा। देन दूसरा स्टेप आता है डिफाइन, तीसरा स्टेप आता है आइडिएट, फिर प्रोटोटाइप, एंड देन टेस्ट। ये 5 कनेक्टेड रहते हैं और इनको तब तक रिपीट करना होता है जब तक आप अपना फाइनली एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके तैयार नहीं, जब तक आपका यूजर नहीं सेटिस्फाइड है। ये अगेन मैं दोबारा बात बोलना चाहूंगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाओगे आपके प्रोडक्ट से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो यूजर है, जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सो प्रोडक्ट डिजाइन का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि आपका यूजर जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड ना हो। सो अब ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये पांचों स्टेज में अलग अलग चीजें हैं, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला स्टेज आ गया एम्पथाइज। अब एम्पथाइज, एम्पथी और सिंपथी पहले मैं समझाना चाहूंगा इसके लिए कि क्या है, इनमें फर्क क्या है। तो सिंपथी क्या होता है, आप किसी से सांत्वना रखते हैं। ठीक है, यू सिंपथाइज विद समवन कि हाँ उसके साथ कुछ हुआ और आप उसको सोच रहे हो कि हाँ उसे सिंपथी दे रहे हो। लेकिन एम्पथाइज मतलब आपको अपने आप को उसकी जगह पे रखना है, एंड देन उसकी प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसको रियली फेस करना पड़ रहा है, देन आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है उसके साथ की। सो यू हैव टू एम्पथाइज विद द यूजर कि हाँ आपको उसके बारे में और जानना है, आपको अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देखना है कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना डीप आप उसको समझ सकते हो, कितनी ज्यादा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आप रख सकते हो। ये सबसे पहला स्टेप है आप प्रोडक्ट डिजाइन का। तो कई बारी क्या होता है, जब बात करते हैं हम प्रोडक्ट डिजाइन की, टेक्निकल बातें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हमने कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया और हम प्रोडक्ट डिजाइनर बन गए, हम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको उस चीज में स्टेप्स सारे समझने चाहिए कि ये जो, अगर आपको परफेक्शन चाहिए चीज में, तो किस तरीके से प्रोसेस काम करता है। तो आपको अपने आप को किनारे करके आपको सामने वाले की नीड के हिसाब से, उस हिसाब से प्रॉब्लम को निकालना पड़ेगा, उसको पूरा जानना पड़ेगा, उसकी जरूरतों को जानना पड़ेगा, उसके साथ एम्पैथाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये निकल करके आ गई। फिर अगले स्टेप में पहुंचते हैं हम। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमने एम्पैथाइज कर लिया फिर हम करते हैं डिफाइन। प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है हमको। अब जितनी भी क्या कहते हैं हमने उसके साथ रिसर्च वर्क करी, डीप रिसर्च वर्क करी, उसके बेसिस पे हमको कई सारी चीजें, कई सारी नीड्स पता लगते हैं, कई सारे इश्यूज पता लगते हैं। अगर हम बात करें, कई कई सिनेरियो में बजट एक इशू होता है कि किसी चीज को कोई प्रोडक्ट चाहिए है बट उसको वो
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो हम फिर बजट फ्रेंडली चीजें बनाते हैं। अगेन फिर कुछ लोगों की नीड होती है कि क्या कहते हैं, हम लोगों को बजट तो चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें लग्जरी चाहिए, हमें बहुत प्रीमियम सेगमेंट की चीज चाहिए। सो उनके लिए वो चीजें बनती हैं जो प्रीमियम होती हैं, उन यूजर्स को ध्यान रख करके बनाई जाती हैं। सो आप वही देखते हैं मार्केट में कि हर तरीके की चीज हर प्रकार के लोगों के लिए अवेलेबल होती है। जिस तरीके का कंज्यूमर, उस सेगमेंट के लिए आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जिस बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि हाँ, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम केटर करेंगे। और ये कई सारी समस्याएं निकल करके आएंगी, आपको मिलेंगी जब आप उसको डिफाइन करने लगोगे। सो उनमें से कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जरूरत की हैं, जिनको आइडेंटिफाई करके आपको ये भी करना है कि भाई समस्या तो कई सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, जेन्युइन समस्या क्या है आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा, ये भी डिफाइन करना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप रहता है आइडिएट। आइडिएट बेसिकली बना है आइडिया से। ठीक है। सो जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, आपने चीजों नीड की आइडेंटिफिकेशन कर ली, आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, तो अब आपको आइडियाज चाहिए होंगे कि उनका सोल्यूशन क्या है ना। अब उनको सोल्यूशंस को देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब जब प्रोडक्ट डिजाइन का प्रोसेस आता है तो अगेन कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि ये किसी एक पर्सन का काम नहीं है, ये एक ग्रुप टास्क है। एक तरीके से देखा जाए, कभी मतलब एक पर्सन का अपना अपना सबका जॉब तय होता है, उनको क्या किस सेगमेंट में किस फील्ड में काम करना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए उनकी टीम काम कर रही है, किसी और प्रॉब्लम के लिए कोई दूसरी टीम काम कर रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से डिवाइड होकर के काम करना होता है। लेकिन जब आइडिएशन की बात आती है, जब आइडिया की बात आती है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तो हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई आइडिया होगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए हम ये कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए हम वो कर सकते हैं। जैसे घर में ही कहीं कोई आप कुछ कुछ चीजें करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये आइडिया लग जाएगा, ये काम कर सकते हैं, तो आपके बड़े भाई बोलते हैं कि हाँ नहीं, इस तरीके से कर लेना चाहिए, या कोई दोस्त बोलता है कि नहीं, इस तरीके से कर लेना चाहिए, और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से काम करना पसंद करते हो। तो वहीं आइडिया जनरेट करने के लिए भी डिजाइनर्स ऐसे ही काम करते हैं। जब वो उनकी पूरी टीम बैठती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सब लोग अपने अपने आइडियाज बताते हैं, उन आइडियाज को पेपर पे लिखा जाता है, उनमें से कौन कौन से फीजिबल हैं, कौन से बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, क्या कराया जा सकता है, क्या कैपेसिटी है, और ऑप्टिमम क्या है कि कम में ज्यादा से ज्यादा हम चीजें क्रिएट करें, कम चीजें चेंज करें और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। वो सारी चीजें डिस्कशन होता है, उस सब में कई सारे आइडियाज निकल करके आते हैं। उन आइडियाज के ऊपर फिर आगे हम काम करना शुरू करते हैं। फिर जब आइडियाज आ गए हमारे पास, आइडियाज फिल्टर आउट कर दिए हम, तो अब आगे क्या करेंगे हम? अब उस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाना शुरू करेंगे कि हाँ, हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है। ये हमारे प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, बेसिकली प्रोटोटाइप इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। प्रोटोटाइप में क्या रहता है? जब हम कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो ये उसकी बड़ा ही प्री स्टेज होता है। प्रोटोटाइप बना करके हम चेक करते हैं कि रियल एनवायरनमेंट में जब ऐसा प्रोडक्ट बन करके आएगा तो क्या जो हम थॉट प्रोसेस पीछे लगाया, जो एम्पथाइज करा, डिफाइन करा, फिर आइडिया किया, आइडिया के बाद हमने प्रोटोटाइप बनाया, हम सीधे प्रोडक्ट पे नहीं जंप करते, हम प्रोटोटाइप बनाते हैं सो दैट कि हम ये देखें कि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं उससे जो एक प्रोटोटाइप बन के तैयार हुआ, एक अभी टेस्ट पीस जो बन के तैयार हुआ है, क्या वो सही काम कर रहा है, वो राइट ट्रैक पे है, जिस तरीके की सोच हम लोगों ने सोची, जिस तरीके का आइडिया हमने सोचा, क्या वो काम वो करके दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए जरूरी होता है पहले कि हम सीधे प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक या मल्टीपल प्रोटोटाइप्स। ये क्योंकि एक नेवर एंडिंग लूप टाइप का है, जब तक आपका यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपको ये रिपीट करना रहता है प्रोसेस। हर कंपनी इस तरीके से काम करती है, सब लोग R&D में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो वहां पे आपको फिर प्रोटोटाइप पे जाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप आप जब बनाओगे, जितने आइडियाज आपने लगाए वो बना करके एक प्रोटोटाइप तैयार करोगे। तो इसमें प्रोटोटाइप मेकिंग में क्या होता है? डिजाइनर्स भी साथ में जुड़े होते हैं, इंजीनियरिंग भी साथ में जुड़ी होती है, प्रोडक्शन भी साथ में जुड़ा होता है, पूरा सब सिंक होकर के आपका प्रोटोटाइप बन करके तैयार होता है। सो प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है? वो आपका फाइनल प्रोडक्ट का एक झलक होती है, बट पूरी तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि अब इस प्रोटोटाइप पे भी आप कई सारी चीजें चेक करके देखोगे, चला करके देखोगे, यूजर से उसके उनका फीडबैक मांग करके देखोगे। तो हम यही प्रोटोटाइप को लेके जाते हैं टेस्टिंग के लिए। 5वें फेज में हम क्या करते हैं? इस प्रोटोटाइप को जो हमने बनाया है, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने का क्या प्रोसेस रहता है? प्रोटोटाइप को टेस्ट करना बेसिकली क्या है कि जो काम हमने जो सोचा, उस यूजर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, क्या ये सही सोल्यूशन दे रहा है हमारा प्रोडक्ट? तो हम उस प्रोटोटाइप को चेक करते हैं, इंटरनली भी चेक होता है। अब
ऑफिसेज में आप देखते हैं, कई बारी आप देखते हैं कुछ कारों के आपको मॉडल्स मिलेंगे। आप देखोगे हाई कई कोई भी नई कार आने वाली है तो उसके पहले उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, तो उस कार को पूरा कवर अप करके, रैप अप करके, और वो चेक कर रहे होते हैं, चला करके उसको देख रहे होते हैं, उसकी माइलेज के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। तो वो प्रोटोटाइप मॉडल होता है और उसको रिवील नहीं करे, तो इसलिए उसको कवर अप कर दिया होता है। सो इंटरनल जो टीम होती है, इंटरनल जो होते हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, जो बना रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं उनको। देन रियल यूजर्स से भी, उनको भी कुछ कुछ डेमो यूनिट्स दे दी जाती है, डेमो प्रोटोटाइप्स दे दिए जाते हैं, एंड देन उनसे भी फीडबैक लिया जाता है कि हाँ आपका फीडबैक क्या है। और जो उनके जेन्युइन फीडबैक आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें पकड़ में आ जाती हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में यार ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ समस्या आ रही है, या इसमें ये चीजें और अच्छी करी जा सकती हैं। कहीं कोई इशू, कोई अर्गोनॉमिकली इशू हो, या कुछ और कोई भी इशू कोई बनाए कलर से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड, तो फिट या फिनिश से रिलेटेड किसी को कोई भी कमी लगती है तो वो अपना फीडबैक वहां पे प्रोवाइड कराते हैं जब टेस्टिंग चल रही होती है। तो टेस्टिंग में जितने सारे फीडबैक आते हैं, अगेन फिर हम वापस जाते हैं, लूप शुरू करते हैं, फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर हम एक नया प्रोटोटाइप बना करके अगेन उसको फीडबैक के लिए भेजते हैं, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमें जिस तरीके की इंटेंशन जो हमने स्टार्टिंग में रखी है वो हमारी पूरी तरीके से मीट होती हुई नहीं नजर आती। जब हमारे पास होता है कि हाँ टेस्ट रिजल्ट्स भी आ गए, जब हमको लग रहा है कि हाँ सेटिस्फाइड रिजल्ट्स आ रहे हैं, सारा कुछ सही आ रहा है, देन वी गो ऑन टू दी प्रोडक्शन। तब डिजाइन से निकल करके चीज एक्चुअल में प्रोडक्शन की तरफ को भेजी जाती है। फिर वहां से क्या होता है, डिजाइनर का काम खत्म हो जाता है, एंड देन प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है कि सारे ड्राइंग, सारे डिजाइन, सारे स्केचेस जो हैं वो सारी चीजें प्रोडक्शन के लिए भेजी जाती हैं, एंड देन स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन शुरू होता है। अगेन यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती है। अगर डिजाइन की बात करें, एक प्रोडक्ट बन गया जब आपके पास, तो फिर आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ हम उस प्रोडक्ट में बेटर क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्या कर सकते हैं। और जब वो प्रोडक्शन में बन जाता है, प्रोटोटाइप में क्या है, आपने बहुत कम लोगों पे टेस्ट करा, एक्चुअल में जब वो रियल वर्ल्ड में जा रहा है तब आपको और कई सारे फीडबैक्स मिल रहे हैं। सो वो फीडबैक्स भी उठा करके डिजाइनर्स के पास आते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं, वो वाले फीडबैक लेते हैं और यूजर के रिव्यू लेते हैं, एंड देन फिर वे प्रोसेस कोई नया, जब हम देखते हैं ना कि हाँ हमारा कोई नया वेरिएंट किसी बाइक का, किसी कार का, किसी फोन का, किसी लैपटॉप का आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरीके की फीडबैक्स मिलते रहते हैं और हम डिजाइन में चेंजेस करके, आइडियाज और नए इन्वॉल्व करके चेंजेस लेकर के आते रहते हैं। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था जब इतने सारे चेंजेस इतने जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते थे आपको, लेकिन आज की डेट में आप देखो इंडस्ट्री इतना फास्ट भाग रहा है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस, हर महीने कई कई छोटे प्रोडक्ट है उसमें हर महीने में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे जब अपने आसपास के प्रोडक्ट्स को ही, तो ही आपको कई सारी चीजें ये चेंजेस में देखने को मिलेगी कि हाँ तब कैसे हुआ करता था और अब कैसा सा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ जो कि है प्रोडक्ट डिजाइन का। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर करना चाहूंगा। एक फोन है पर्टिकुलरली जो अभी बड़ा ही रिसेंट लॉन्च हुआ है, दैट इज नथिंग फोन 2A। और इसके ये एक कुछ डिजाइन लेआउट है, जो सबसे बीच में है वो एक्चुअल डिजाइन की फोटो है उसकी, है ना। बस उसके सराउंडिंग में हमने सारे आइडिएशंस रखे हुए हैं, कई सारे आइडिएशंस बने, लेकिन फाइनल क्या हुआ, ये बीच वाला जो पिक है ये फाइनल हुआ, ये डिजाइन फाइनल करा गया। सो आप देख सकते हैं, और ये प्लस ये कुछ ही आइडिएशंस हैं जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जब हम जाते हैं बैकग्राउंड में जाते हैं तो कई सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं, कई सारी टीम्स आपस में मिलकर के काम कर रही होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ कुछ किसी चीज का एक बटन भी अगर उसमें लगा हुआ है तो उसकी जगह का, उसके कलर का, उसके फील का, सबका पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, और हर चीज मिल करके जब एक प्रोडक्ट बनता है तब जाकर के उसको एक फाइनल डिजाइन प्रोडक्ट हम बोलते हैं। सो इसमें ये फोन के बेसिकली अगर मैं बात करूं, कुछ इमेजेस और मैं कोट करता हूं, तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा डिजाइन, इस तरीके का यूनिक सा डिजाइन देने की कोशिश करी गई है। अगेन ये डिजाइन इन्होंने देने की कोशिश क्यों करी है, उसके पीछे का लॉजिक इन्होंने ये बताया कि इनको अलग रखना था, स्ट्रीमलाइन नहीं रखना था, अलग रखना था। कुछ ट्रांसपेरेंट डिजाइन, ट्रांसपेरेंट थीम इन्होंने पिक करी, उस तरीके से डिजाइन देने की कोशिश करी, कुछ लाइट से इन्होंने ग्लिफ इंटरफेस देने की कोशिश करी। अगेन वो उसको क्या इन्होंने सोल्यूशन यूजर को प्रोवाइड कराने की कोशिश करी
करिए कि हम उन लोगों को केटर करना चाह रहे हैं जो फोन को कम से कम अटेंशन दें, उनको ये लाइट्स के थ्रू ही कई सारे मैसेजेस, कई सारी चीजें पता लग जाए, अलर्ट, और उनको फोन खोल करके देखने की जरूरत ना पड़े है, और ट्रांसपेरेंट रहे, वो उनकी एक थीम रही। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारी थीम्स पे पहले भी फोन बनाए हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें रिसेंटली, तो ये दो फोन इनके साइड बाय साइड हैं जो हम कंपेयर करते हैं, फोन 2 एंड फोन 2A। अगर हम डिजाइन में यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं तो आपको साफ पता लग जाता है कि एक एग्जिस्टिंग फोन में चेंजेस करने की बारी आई, तो इन्होंने चेंज करके पूरा ही चेंज करके एक फोन बना दिया। अब यहाँ पे ये चेंजेस करने की नीड क्या पड़ी? अगेन हम वही डिजाइन के प्रोसेस को समझते हैं इन दो इस स्टेप फोन 2 से फोन 2A में जंप करने के लिए। सो इसमें हुआ ये कि आपने देखा कि एक सिनारियो में इन्होंने जब वो फोन 2 लॉन्च करा तो वहां पे इन्होंने बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बनाया था। देन सारे कुछ मटेरियल्स वगैरह जो इन्होंने बड़े ही प्रीमियम मटेरियल यूज करे थे। आप लाइटिंग भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है इसमें, और इसमें बड़ा ही मिनिमल सा रखा हुआ है। सो ये फोन 2 का जो फीडबैक हुआ, ये ज्यादा बिका नहीं, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, और इंडियन मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। यहाँ की मार्केट को क्या है, बजट में चीजें चाहिए, चाहिए भी सब कुछ है, अच्छा कैमरा भी चाहिए, अच्छी चीजें भी चाहिए, अच्छा दिखने वाला लुक भी चाहिए है, बट बजट में चाहिए। सो वही क्या करा उन्होंने, इन सारी चीजों को, इन सारे फीडबैक्स को कलेक्टिवली लिया, एंड देन एक नया फोन क्रिएट करने के लिए वो शुरू हुए। अब वो क्रिएट करने के लिए शुरू हुए तो उन्होंने बजट के लिए, जब उनको फीडबैक मिला तो उन्होंने मटेरियल पे कॉस्ट कटिंग करी। मटेरियल दिखने में वैसा ही है, लेकिन ग्लास वहां पे है, यहाँ पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यूज कर लिया। यहाँ फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का है, यहाँ पे मैट फिनिश वाला प्लास्टिक का ही फ्रेम दे दिया। ठीक है, लाइट्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ इन्होंने लाइट्स को कम कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, वायरलेस चार्जिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ वो ऑप्शन भी खत्म कर दिया, वो कॉइल आपको यहाँ सेंटर में नजर नहीं आ रही है। तो इन्होंने कई सारी चीजें कट शॉर्ट करी, एंड देन एक बजट में एक फोन बनाने की कोशिश करी, एक डिजाइन करने की कोशिश करी, जिसका डिजाइन भी वही है जो इनकी प्राइमरी डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, इनके ब्रांड को फॉलो करता है, एंड देन बजट में भी आ जाए सकते। तो सारा कुछ, सारा पैकेज देने की कोशिश करी, अपनी पुरानी शॉर्टकमिंग्स को, उसको सही करने की, सुधारने की कोशिश करी, और एक बिल्कुल ही नए तरीके का, नया ही दिखने वाला आपको प्रोडक्ट ला करके आपके सामने रख दिया। तो ये बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल मैंने यहाँ इसलिए कोट करा क्योंकि फोन हर कोई यूज कर रहा है आज की डेट में। तो इस आपको ये चीजें समझ में, आप डिजाइन को समझना है अगर, तो आपको अपने सराउंडिंग की चीजों पे फोकस रखना होगा, और कुछ नहीं। ऑल यू हैव टू पे अटेंशन। ढेर सारा आप कंटेंट आप देखते हो, आप देखो, आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, पिक करना शुरू करो कि हाँ चीजें चेंज हो रही हैं, क्या रीजन है इनका चेंज होने का, इससे सोल्यूशन क्या हो रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप सिंपल एक कोको कोला बॉटल भी लेने जाते हो ना, तो उसकी भी डिजाइन में, उसके भी मटेरियल में आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जब आप उसको 10 साल पहले के डिजाइन से कंपेयर करो। तो जब आप ये गैप आप देखोगे ना कि हाँ 10 साल में इतनी सारी चीजें चेंज हो गई, तब फिर आप में विजन बनेगा कि हाँ आगे भी चेंज का स्कोप है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे 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 कुछ कुछ चेंजेस ऐड ऑन होते चले गए, और एक ड्रास्टिक चेंज आपको आज की डेट में लगता है कि हाँ 10 साल पुरानी पैकेजिंग और अभी की पैकेजिंग में ये फर्क है, या इस प्रोडक्ट में और इसके प्रोडक्ट में ये फर्क है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, का पोर्शन जो है वो कवर अप कर लिया कि हाँ प्रोडक्ट डिजाइन, हमने बात करी प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में, एक एग्जांपल भी कर लिया। अब वही, तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की, सो प्रोडक्ट की पैकेजिंग का डिजाइन भी बड़ा ही मैटर करता है। क्या रोल है प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए, सो वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो पहली चीज आ जाती है पैकेजिंग के लिए, जो हम पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, पहली चीज है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, आइडेंटिटी, ये दो चीजें हैं साइड बाय साइड। हम कभी, हम बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं लेमैन टर्म में, वो बोल देते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग और कुछ नहीं है, ब्रांड की आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है कि हाँ आपने देखा कोई लोगो लगा हुआ है कहीं पे, यू नो द ब्रांड, आपको पता है उसका नाम क्या है, लीवाइस का है, एसबीआई का लोगो लगा है तो आपको पता है, कोको कोला का लोगो लगा है तो हाँ आपको पता है कि ये कोको कोला है। क्या है, ये सारी ब्रांड्स हैं, तो आपको नाम पता होता है उन ब्रांड्स का। तो उन सारी चीजों को आप करने का पर्पस क्या है, साइलेंटली कैसे आता है, पैकेजिंग के थ्रू ही तो आता है। सबसे ज्यादा ब्रांडिंग जो होती है आपको कहाँ मिलेगी, उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे मिलेगी। ठीक है, अदर देन दैट और सारी जगह पे एडवर्टीजमेंट पे भी मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, उसकी पैकेजिंग पे। सो पैकेजिंग का रोल क्या है, ब्रांडिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे कलर्स वाइब्रेंट यूज करे जाएंगे जो तुरंत आपके को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ब्रांडिंग करने के लिए करते हैं हम एस्टैब्लिश। फिर अगेन प्रोटेक्शन के लिए, तो उस पैकेजिंग के अंदर अगर कोई सामान रखा हुआ है
तो वो क्या कहते हैं, हमारा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए एनवायरनमेंट से। अगर खाने की कोई चीज़ हम पैकेज कर रहे हैं, अगर हम कोई टेंजिबल पैक कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो बाहर से सेफ रहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हम कई सारी चीज़ें तो ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, तो पैकेजिंग का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों में, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई एडिबल चीज़ें भी पैक करके आजकल शिप कर दी जाती हैं। सो पैकेजिंग इस तरीके की बनाई ही जाती है, इस तरीके की डिज़ाइन की जाती है कि सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहे, जो चीज़ है वो खराब ना हो अंदर। ठीक है? ये भी एक रोल है पैकेजिंग का। देन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जो पैकेजिंग आपको मिल रही है, जैसे हम अगर हाउस होल्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, तो हम बात करते हैं कि केचप की जो बॉटल्स आती थी कांच की पहले, तो उसमें केचप जब खत्म हो जाती थी तो क्या करते थे घर में, उनको हम वॉश आउट कर देते थे एंड देन रीयूज कर लेते थे, किसी दूसरे काम के लिए यूज कर लिया। या फिर जो जैम के जार आ रहे हैं उनको कहीं यूज कर लिया, या कोई और कोई हमको कोई जार मिल रहा है तो हम उसको चाय पत्ती डालने के लिए यूज कर ले, तो ये दिस इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी और रीयूजेबिलिटी, है ना। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग ऐसी होती है जिनमें क्या कहते हैं, कुछ गेम देते हैं उनको कि हाँ उनसे कुछ गेम्स या कुछ उस तरीके की चीजें, आजकल ये भी कई सारी चीजें चल रही, तो फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगेन आपका प्रोडक्ट जो मिला आपको, वो मिलने के बाद पैकेजिंग की भी फंक्शनैलिटी पे भी दिमाग चल रहा है लोगों का, ये भी देखा जाता है, ये भी पैकेजिंग में आजकल सोचा जाता है कि वो फेक ना दी जाए, वो वेस्ट ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, फंक्शनल बना सकते हैं क्या, ये भी एक थॉट है। फिर अट्रैक्टिवनेस, ये तो एक ऐसी चीज है जो कि डिजाइन में है ही है, आपको अगर ब्रांडिंग करनी है तो अट्रैक्टिव बनाना ही बनाना होगा। अगर आप कोई 30,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसकी पैकेजिंग में भी एक गुड अमाउंट लगा रहे होंगे, सो दैट आप किसी भी ऐसे किसी प्रोडक्ट को किसी भी ऐसे किसी पैकेजिंग में बना करके नहीं बेच सकते, तो आपको अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी बनानी होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर पैकेजिंग अट्रैक्ट नहीं होगी तो आप कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं करोगे। मान लो शेल्फ पे रखा हुआ कोई प्रोडक्ट है और उसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो क्या आप जाकर के उसको परचेज करोगे? नहीं करोगे। वहीं अगर हम दूसरा सिनारियो डिस्कस करते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, रखा हुआ है शेल्फ पे, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है वहां पे और आपको लेना भी नहीं, आप गए ग्रोसरी स्टोर में घूम रहे हो अपनी बास्केट लेकर के एंड देन, लेकिन कोई पैकेजिंग है वो आपको नहीं ऐसी लगी, अनयूजुअल सी कुछ अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग है, सो आप गए वहां जाकर के एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को विजिट करते हो, देखते हो जाकर के, एंड देन आपको नहीं भी खरीदना होता है, यू एंड अप बाइंग इट, आप उसको खरीदते हो जाकर के कि हाँ देखते हैं ये है क्या, कोई नया प्रोडक्ट है क्या है ना। कोई जूस का कोई नई पैकेजिंग बन गई, है ना, किसी चीज की भी कोई पैकेजिंग बन गई नई, तो जो अट्रैक्टिव उन्होंने बनाई तो उन्होंने जानबूझ के बनाई कि हाँ जो नहीं भी आ रहे हैं कस्टमर वो आए हमारी तरफ एंड देन वो प्रोडक्ट को एटलीस्ट वंस परचेज करें। ठीक है। लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी। तो पैकेजिंग जो है वो आपकी लास्ट में सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, भाई वो आपके जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स होने चाहिए। आजकल जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें प्लास्टिक को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है, एम्फेसिस कर रही है, कई सारे अथॉरिटीज एम्फेसिस कर रहे हैं ग्लोबली कि हाँ भाई आपको सस्टेनेबल उस पर जाना चाहिए। तो ऐसे रिसोर्सेज यूज करने हैं, जो मटेरियल यूज करने हैं वो आइदर रिसाइकल्ड हो, है ना, या फिर ऐसे हो जो कि आगे जाकर के रिसाइकल किए जा सकें। तो उस तरीके के मटेरियल्स आप देखोगे कई सारी जगहों पे पैकेजिंग में आजकल पेपर का काफी यूज होने लग गया है ना, पेपर बेस्ड प्लास्टिक का यूज, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का यूज होने लग गया है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आजकल बड़ी हाइप में है और पहले इन सब चीजों के बारे में बात नहीं होती थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी आजकल एक प्रोमिनेंट इशू है कि हाँ सस्टेनेबल पैकेजिंग पे बात होनी चाहिए, है ना। प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए सस्टेनेबल, लेकिन प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम कि अब पैकेजिंग के बारे में बात करी मैंने, जब प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात करी थी तो मैंने प्रोडक्ट डिजाइन में प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था, फोन का एग्जांपल दिया था। अगेन मैं उसी ही फोन का, अब जब आप फोन परचेज करते हो ना तो सबसे पहले क्या करते हो, आप अनबॉक्स करते हो उस फोन को, ठीक है। तो मैं उसका अनबॉक्सिंग का एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उसकी पैकेजिंग के बारे में बता रहे हैं। सो एक बार देखते हैं एंड देन उसको डिस्कस करते हैं।
सो अब यहाँ ये पैकेजिंग को इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग कई सारे फोन्स की फ़ोन लेने के पहले हम लोग ये सारी चीज़ें रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। जितने भी आजकल यूथ है वो हमारी काफ़ी कनेक्टेड रहती है इन सब चीज़ों में, और कंपनी भी इन चीज़ को जानती है। ये फीडबैक्स उनको मिलते हैं कि लोगों का किस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पैकेजिंग को लेकर के भी आजकल डिवीजन बनाई गई है कि पैकेजिंग किस तरीके की डिज़ाइन होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग इस तरीके की डिज़ाइन करी कि आपको जो बाहर का बॉक्स है वो पूरा अंदर के बारे में उसकी इमेज को रिवील करता हुआ उसी को ही एक कटआउट बना करके लगा दिया कि हाँ इस तरीके का, और काफी ही मिनिमल पैकेज बनाया हुआ है, एकदम हैंडी बनाया हुआ है। आजकल कंपनियों का ये भी है कि कम से कम मटेरियल लगा करके कम से कम में हमको पैकेजिंग क्रिएट करनी है। अगेन वो सेफ होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए हमारी उसमें। वो सारे फैक्टर्स इनपुट करके एक पैकेजिंग को डिजाइन करते हैं। अगेन जब उन्होंने पैकेज खोला, उसका जब उन्होंने उसको स्ट्रिप ऑफ करा, तो एक एक यूजर को एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ किस तरीके का एक्सपीरियंस है वो। एक अनोखा सा, अब जैसे आप गिफ्ट ओपन करते हो तो आपको बहुत खास सा फील होता है। सो उस तरीके से कंपनी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रही होती है कि हाँ इसको ओपन करने का क्या तरीका होना चाहिए, कुछ का एक्सपीरियंस भी देना चाह रहे हैं कि हाँ इस तरीके से खोलना है कि सो दैट आपको लगे कि हाँ आप कोई गिफ्ट ओपन कर लो। फिर जब वो उसके अंदर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहते हैं, एक मटेरियल पे एम्बॉसिंग करके सब कुछ बनाया हुआ है, सारा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, सो दैट जब आप उस चीज को आपको हाथ से फील हो रहा है, आपके सेंसेस को फील हो रहा है। सो अगेन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको कि हाँ एक आप प्रोडक्ट को आप हैव कर रहे हो, यू आर हैविंग दैट प्रोडक्ट। सो ये चीजें भी हैं जो आजकल कंपनियां सोच रही हैं। जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो, वो सारी चीजें पैकेजिंग में डालते हो, और सस्टेनेबिलिटी, अगेन पेपर मेश का यूज करा, कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं करा, ये सारी चीजों का ध्यान रख करके आप करते हो, काम करते हो जब जा करके, तो वो चीजें आपके कंज्यूमर पे, आपके यूजर पे काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एंड इस सारी चीजों से साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं यूजर बेस तैयार होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप डिजाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन, फिर उसके साथ पैकेजिंग का डिजाइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही जरूरी होता है। तो यहाँ तक पे तो ये बात हो गई कि हाँ भाई हमने ये सारे बता दिए कि ये क्या फंडामेंटल्स हैं इसके बारे में। लेकिन अगेन वही है कि आप इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अलग अलग फर्म्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ जहाँ जिस फर्म के साथ हम काम कर रहे हैं वो कौन से टूल पे काम कर रही हैं, ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, सॉलिड वर्क्स पे काम कर रहे हैं, फिग्मा पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं। सो वो अलग अलग टूल्स जैसे जो भी हैं, जहाँ पे भी जो यूज होते हैं, आपको यूजेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कहाँ कौन से टूल्स यूज होते हैं, और उस बेसिस पे ही आपको उन्हीं टूल्स पे काम करना होना होता है। ठीक है। सो ये मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। सर सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि इस फील्ड में सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी। स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो अगर मैं बात करता हूँ जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो जब हम बात करते हैं ये स्किल का है काम, तो जिस तरीके की स्किल होती है उस तरीके से पैसे मिलते हैं आपको। अगेन मैं बात करता हूँ जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग लाइक घर से काम करके 15,000 रुपए वो पढ़ाई के साथ साथ ही कमा रहे होते हैं। थर्ड ईयर तक पहुंच जाते हैं बच्चे तो उनको साथ के साथ काम करते करते वो 30,000 रुपए तक कमा रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और वर्क फ्रॉम होम करके काम भी कर रहे होते हैं, सैटरडे संडेज में काम कर रहे होते हैं। तो वो अपना डिजिटली काम करके 30,000 तक वो इनिशियली ही कमा रहे होते हैं, बिफोर इविंग वो ग्रेजुएट हुए उससे पहले ही। तो ये स्किल्स पे डिपेंड करता है। देन जब वो पास आउट होते हैं, जब उनके पास पूरा प्रॉपर टाइम होता है, वो काम कर रहे होते हैं, सो फिर उनके पास अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि हाँ भाई 50,000 1 लाख इतने तक का वो मंथली कमा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्किल। जी। सर एक पार्टिसिपेंट है मल्लिकार्जुन जी, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में किया है लेकिन अब वो स्विच करना चाहते हैं हम्म। प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट पैकेजिंग में, तो क्या ऐसा कोई कोर्स है जो वो हम्म। कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में ही कोर्स है, एमडेस का कोर्स है, मास्टर्स इन डिजाइन का 2 साल का कोर्स है।
मैं अभी स्क्रीन पे एक बारी डिटेल्स आपको कोर्सेज की शेयर कर दूंगा। सो उसमें क्या रहता है कि आप क्या कहते हैं, कोई भी ग्रेजुएट है, आप आके उसमें मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं, दैट इज 2 years कोर्स। और उसमें आपको जो भी कई सारी चीजें हैं जो आपको इंडस्ट्री लेवल की है वो सारी सिखाई जाती हैं, एंड देन ग्रेजुएट कोई भी होगा वो उसके लिए एलिजिबल है। सर क्या कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं? शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, बट एक्चुअली उनकी कितनी वो लिजिट कितने हैं, कितने सही हैं, इसके बारे में फिर आपको आकलन करना होगा उन कोर्सेज को करने के पहले, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कई सारे कोर्सेज कराते हैं, देन आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हो कहीं से, उसकी वैलिडिटी क्या है उसके बारे में आपको जरूर पहले चेक कर लेना। देयर आर सो मेनी कोर्सेज। और अगेन, अगर आप क्या कहते हैं ऐसे बैकग्राउंड से हो कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो कोई पढ़ाई आगे की, तो आप पहले तो अपने आप में स्किल डेवलप करो। यूट्यूब पे कई सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, आप वहां से भी सीख सकते हो। बट आपको स्किल तो मिल जाती है, स्किल आप सीख सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर सीखना है वो आप सीख सकते हो। लेकिन हाँ, एक्चुअल एनवायरनमेंट में उसको अप्लाई कैसे करना है, वो करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मीडियम तलाशना पड़ता है कि कहीं हाँ कुछ काम आप करें। जब आप काम करेंगे थोड़ा सा, देन आपके काम के बारे में लोगों को पता लगेगा, उसमें कमियां मिलेंगी, उसको आप इम्प्रूव करोगे, देन फिर आप और अच्छा करोगे। सो इस तरीके से होता है। तो कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, बट वो एक्चुअली टूल्स सिखाते हैं, कोई ऑटो कैड सिखा देगा, कोई सॉफ्टवेयर सिखा देगा। तो विजिबिलिटी और फिजिबिलिटी दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कहीं से भी कोर्स करने के लिए। एक क्वेश्चन धृति जी ने है कि किसी और फील्ड से इस फील्ड में माइग्रेट करना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट हो सकता है? ये डिफिकल्ट इन द सेंस इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपका डिजाइनिंग, अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आपके लिए इजी है ये चीज। ठीक है, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, अगर आपको क्रिएटिवनेस नहीं है, आप इस सब चीजों में, ड्राइंग डिजाइनिंग में आपका नहीं लगता है दिमाग, आप उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है आपके पास, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं है आपका, अगर तो वो थॉट प्रोसेस अगर नहीं है होती है। और ऐसा नहीं है, आपके लिए सीखने को कुछ भी सीखा जा सकता है। समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मेहनत किसी आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन फील्ड वाइज़ ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, आपको कंटेंट कंज़्यूम करना पड़ेगा, आपको ढेर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बैकग्राउंड जानना पड़ेगा हर चीज़ का। जैसे आज मैंने बताया प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उठाया सॉफ्टवेयर और उन्हें डिज़ाइन करने लग गए। हमको उसके पीछे की स्टोरी समझनी पड़ेगी, नीड को समझना पड़ेगा, यूज़र को समझना पड़ेगा, एंड देन हमको कोई चीज़ एक निकालनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा-सा क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव साइड पे अगर लोग हैं, तो उनके लिए आसान रहता है, एंड देन अगर नहीं है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। जी सर, मल्लिकार्जुन जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि तेलंगाना में क्या इस टाइप के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से इस टाइप का कोर्स किया जा सकता है प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट पैकेजिंग में? पर्टिकुलरली प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट पैकेजिंग का तेलंगाना में कोई कोर्स होता होगा या नहीं होता होगा, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कोर्सेज हैं, डिजाइन के कोर्सेज हैं, उनमें कई सारी फील्ड्स रहती हैं जो डिजाइन के कोर्सेज यूनिवर्सिटीज कराती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज कराती हैं, एमडेस, देन सीड जो है वो एक पोर्टल है, CEED, सीड का पोर्टल है, उसमें भी डिजाइन के सारे इंस्टीट्यूट अलाइंड रहते हैं। वहां से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि स्टेट में कौन सा कॉलेज है जो कि बैचलर्स इन डिजाइन कराता है या मास्टर्स इन डिजाइन कराता है, तो ये देखा जा सकता है। ये पोर्टल एक कॉमन बना हुआ है सीड का, CEED। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए, तो उसमें कई सारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जी सर, एक पार्टिसिपेंट हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन की फील्ड में कॉपीराइट का क्या रोल है? कॉपीराइट का रोल अब यही है कि आप क्या कहते हैं, जो भी कुछ आजकल एआई का दौर चल रहा है, तो कॉपीराइट का भी कई जो क्रिएट कर रहे हो पेटेंटेड होता है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती हैं तो वो अपना पहले डिजाइन पेटेंट कराती है, कोई भी प्रोटोटाइप बनाती है कोई, तो वो पहले पेटेंट, डिजाइन का पेटेंट करा लेते हैं। और मतलब इस चीज के लिए इसका एक अलग से सेल बना हुआ है कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट है वो कोई क्रिएट करके लेकर के आया है, सो दैट वी उनको ये असिस्टेंस मिलता है यहाँ पे कि हाँ भाई उनका पेटेंट करा दिया जाए, सो दैट उनका आइडिया चोरी ना हो। सो ये सारी चीजें हैं, इसमें भी हैं, और हम उसके लिए भी वर्कआउट करते हैं। हमारा एक सेल है अलग से, जहाँ पे अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए एक अलग से सेल है। अगर उसको अपने आइडिया को, अपने डिजाइन को पेटेंट कराना है तो उसकी सहायता के लिए एक सेल है। तो ये सब रहता है, ये सब चीजें हैं।
जी सर, एक पार्टिसिपेंट है अदिति, वो ये जानना चाहते हैं कि एनआईडी में इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है और क्या आप पोर्टफोलियो प्रिपेयर करने के लिए कुछ गाइड कर सकते हैं। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो, आप एनआईडी में जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किस ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हैं, वो ब्रांच के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना रहेगा। एंड देन अगेन, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि वो आपको डिफाइन कर रहा है। ऐसा होना चाहिए कि पोर्टफोलियो किसी ने खोला तो आपको अब साथ में जाकर के उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, वो खुद से ही विजुअली देख करके और जितना डेटा आपने पोर्टफोलियो में दिखा रखा है उसको देख करके आपके कंसेप्ट को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको कि हाँ इसने ये बनाया, इसका रीजन ये, इसका लॉजिक ये। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि समझने वाले को सामने आसानी से समझ में आए, क्योंकि जैसे आप एप्लीकेशंस भेजते हैं तो आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन है। आप अपना जो पोर्टफोलियो, उसका लिंक आपने सेंड कर दिया या पोर्टफोलियो सेंड कर दिया आपने, देन फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होता है। तो फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में अगर आपका पोर्टफोलियो जो है उनको समझ में आ रहा है, जो आपने बताया वो आप सही से समझा पा रहे हो, सही से रख, तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं आपके शॉर्टलिस्ट होने। और अगेन, जिस ब्रांच के लिए आप फोकस कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो भी स्पेसिफिकली उसी ब्रांच को फोकस करता हुआ होना चाहिए। आप प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, आप यूआई यूएक्स का पोर्टफोलियो बना करके भेज दे रहे हो, आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि यूआई यूएक्स के बारे में, तो फिर आप बता नहीं पाओगे। तो काम आपने अगर नहीं करा है तो फिर आप उसको प्लीज फेक ना करें। हाँ, जेन्युइन जो है, आप जिसके लिए आप काम करते हैं उसी काम को आप फोकस करके पोर्टफोलियो बनाएं। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है शुभी, वो ये रिक्वेस्ट कर रही है, क्या आप प्लीज वो वेबसाइट दोबारा बता सकते हैं जहां से ये एडमिशन डेट्स और एग्जाम्स वगैरह यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, मैंने बताया आपको, CEED, सीड करके है, ये पोर्टल है सीड का, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम है ये वाला। तो आप क्या कहते हैं, CEED, नोट कर लीजिए। सीड है और यूसीड है। यूसीड है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, सीड है ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अगर आपको करना है तो आप वहां से देख सकते। सारी आईआईटीज कनेक्टेड है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है वो सब कनेक्टेड है इस पे, आप देख सकते हैं। बाकी डिजाइन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी, कोई भी जानकारी चाहिए है तो वो आप क्या कहते हैं, आप कैंपस हमारा है यहाँ पे नोएडा में, विजिट कर सकते हैं, आकर के पता कर सकते हैं। जो भी हम लोगों से मदद हो सकेगी वो हम कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्वेश्चंस हमारे पास इतने ही थे। क्या मैं एक ये डिटेल आपको एडमिशन वाला जो है उसका शेयर करना चाहूँगा, ज़रा कंटिन्यू। 1 मिनट। जी श्योर सर। सो ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि स्क्रीन पे दिख रही होंगी, जो हमारे यहाँ कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इस वजह से यहाँ पे फीस बहुत ही मिनिमल है। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। सो एक 4 साल का कोर्स है, दैट इज बीटेस, एंड 2 साल का जो कोर्स है दैट इज एमडेस। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट है वो आकर के इसको परस्यू कर सकता है। एंड देन फी अगेन इज फॉर अ ईयर, फॉर बीटेस इज 98,800, एंड फॉर एमडेस इट इज 74,300। तो अगर 2 साल का कोर्स आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो वो एक अच्छा कोर्स भी है। एंड देन फ्रेंडली है आपके लिए कि हाँ आप कर सकते हैं उसको, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है उसको। तो अगर कोई डिटेल्स हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगेन, वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, upidnoida.ac.in, इस पे भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू गुरमीत जी। थैंक यू मैम। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। इनफैक्ट हम लोग खुद भी बहुत सारे फील्ड में इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक कि हम आप जैसे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे नहीं सुनते हैं, तब तक सारे लोगों को ये बात पता नहीं लगती कि आजकल जो एमर्जिंग फील्ड है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी और कहाँ से आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। मुझे लगता है सब लोग के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो ये इससे पता चल रहा है कि कितने डीपली आप इंटरेस्ट लेके इसको समझ रहे थे, सीख रहे थे। जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, इस ये जो भी प्रोग्राम है इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे और कोशिश करिए कि जितने भी लोग
लोगों तक हम इस चीज को पहुंचा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि डिजाइनिंग में किस तरह से आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, जरूर पहुंचाइए। देखिए, हमारा एक छोटा सा प्रयास जो है, हो सकता है कि किसी जॉब सीकर की जिंदगी में एक अच्छा मुकाम लेके आ जाए। हो सकता है कि जो टाइम एंड एनर्जी हमने अपने कैरियर को स्विच करने में, फिर देन अगेन स्विच करने में और फिर परमानेंटली सेटल होने में लगाया है, वो आगे आने वाले हमारे जो जॉब सीकर है उनका ना लगे, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है। और मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। जितने भी जॉब सीकर हैं उस तक पहुंचाने का काम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का ये प्रोग्राम हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।